फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एलोंग विथ एनसीईआरटीज एग्जाम्पल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन। देखिए, हेनरीज लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। अब इसका एप्लीकेशन, ये पढ़े क्यों है हम लॉ, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका? तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज solubility of CO2, solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। तो अगर आप सोडा शॉप गए हो, तो सोडा शॉप पर आप जब सोडा पीते हो, उस सोडा के अंदर जो हाई प्रेशर पे गैस फिल की जाती है, वो कौन सी गैस होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। सोडा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। तो हम जो भी सोडा पीते हैं, आप कोई भी सोडा ले लीजिए, वो सारी सोडा के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने किसी थैले वाले से सोडा पिया है, जिसके पास वो हाई प्रेशर मशीन होता है, जो क्या करता है, जो बॉटल को अंदर डालकर वो हाई प्रेशर पर उसको अ, वो एक बंद मशीन होता है जिसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट कर कर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो पानी के अंदर डिसॉल्व करता है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हाई प्रेशर पर भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स यानी कि जो दरिया के अंदर, सी के अंदर जो जंप लगाते हैं। स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 and N2 in blood when jumped into sea। तो ये कह रहा है कि जब स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर जंप कर लेते हैं, यानी कि सी के अंदर, जब दरिया के अंदर जंप मार देते हैं, तो जब दरिया के अंदर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तो वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से स्कूबा डाइवर्स की बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी हाई हो जाता है इन सी। तो अब क्या होता है? तो व्हेन it returns when it returns towards surface, जब वो सरफेस की तरफ वापस आते हैं, towards surface, excess gases start form bubbles। और वो एक्सेस गैसेस कौन है? वो एक्सेस गैसेस में फॉर एग्जांपल अनडिजोल्व गैसेस, नाइट्रोजन जैसी गैसेस। तो स्कूबा डाइवर जब पानी के अंदर जंप करते हैं, तो पानी के अंदर जंप करने के बाद जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी बॉडीज के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस ज्यादा घुलने लगती है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे सॉल्युबिलिटी के। तो जैसे जैसे वो डीप सी की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर हाई प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे गैसेस की हाई हो जाती है। पर जैसे ही वो सरफेस की तरफ वापस आते हैं, सरफेस की तरफ वापस आने के साथ ही उनके बॉडीज के अंदर घुलने वाली नाइट्रोजन गैस है,
सबसे पहले वो बबल फॉर्म करना स्टार्ट करती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, इसीलिए क्या करती है, वो बबल फॉर्म करना स्टार्ट करती है। और दिस बायोलॉजिकल कंडीशन रिफर्ड एज बैंड, बायोलॉजिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स, और इसी को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है, जो क्या हो सकती है, इट मे बी इट मे बी डेंजरस टू लाइफ, डेंजरस टू लाइफ, जो हमारी जिंदगी के लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो क्या करेगी, बिकॉज बिकॉज बबल बबल्स ब्लॉक द कैपिलरी, वो हमारी जो ब्लड है जो कैपिलरी के अंदर घूम रहा है, वो कैपिलरी को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। और इसी वास्ते ये डेंजरस कंडीशन को, इसी को रोकने के लिए हम यूज करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग फॉर प्रिवेंटिंग दिस सिचुएशन, scuba divers carry a filled filled air diluted air diluted with helium हीलियम सिलेंडर। तो इसी से बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, तो हीलियम डाली हुई एयर को लेकर जाते हैं। जो स्कूबा डाइवर्स जो अपने बैग पर जो कैरी करते हैं, वो क्या होती है, जो हीलियम डाइल्यूटेड एयर होती है, जिसके अंदर हमारा हीलियम जो होता है 11.7% होता है, हमारा नाइट्रोजन जो होता है 56.2% होता है, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 32.1% होता है। तो इस सिलेंडर की मदद से बैंड जैसी सिचुएशन को टाला जा सकता है। चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पर लोग रहते हैं, तो ये थर्ड एप्लीकेशन बताता है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स एयर प्रेशर इज वेरी लो। जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं, वहां पे ऊंचाई पर क्योंकि हवा का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, सो O2 गैस, तो जो लोग वहां रहते हैं वो सांस में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उनकी ब्लड में वो ऑक्सीजन कम घुलता है, सो O2 गैस वेरी लेस soluble, वेरी लेस dissolved in blood of in blood of peoples living at mountains। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी बॉडी में बहुत ही कम हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो इसी वजह से पीपल्स पीपल्स बिकम वीक, इसी वजह से लोग क्या होते हैं, बिकम वीक, लोग वीक होते जाते हैं, बिकम वीक एंड अनेबल टू अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और अनेबल टू थिंक प्रॉपरली।
प्रॉपरली, और वो क्लियरली सोच नहीं पाते। और ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को एनॉक्सिया कहा जाता है। दिस सिचुएशन इज नोन एज एनॉक्सिया। सर, तो लोग तो माउंटेन्स पर रह रहे हैं, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वहाँ सालों से रह रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ने एडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट को। पर जो लोग, जो क्लाइंबर, जो माउंट चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये सिचुएशन होता है जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं। तो ये हो गए 3 इम्पोर्टेंट हमारे एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या था, CO2 गैस सोडा वाटर के अंदर हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की जाती है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जब अंदर समुद्र में यानी कि दरिया में जब जाते हैं, तो वो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसेस ज़्यादा डिसॉल्व होती है, जब सरफेस पर आते हैं तो वो वापस से अनडिसॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं, जिसको बैंड्स कहते हैं। और ये सिचुएशन ना हो इसीलिए वो क्या कैरी करते हैं, तो वो एक सिलेंडर कैरी करते हैं जिसके अंदर एयर जो होती है वो डाइल्यूटेड विथ हीलियम होती है, जिसके अंदर हीलियम परसेंटेज 11.7 होता है, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होता है। और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हमारा कि हाई एल्टीट्यूड पर जो एयर प्रेशर है वो वेरी लो, तो उसी वजह से क्या होता है, जो क्लाइंबर है, ये उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वहाँ रह रहे हैं, जो क्लाइंबर है, जो नया है वहाँ, जब क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, वो एयर जो है उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम डिजोल्व होने पर मजबूर करती है, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। तो कम डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से वो ठीक से सोच नहीं पाता और वो वीक होता जाता है। इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। चलिए, एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिए। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर, क्वेश्चन कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over the over the saturated solution containing 6.56 at 10 raised to minus 2 gram of ethane at 1 bar. If the solution contains 5 into 10 raised to minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of gas? ये कह रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा वेट है वो है हमारा 6.56 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 ग्राम। तब जो हमारा प्रेशर है P1 वो था 1 बार। जब 1 बार प्रेशर था तो इतना इथेन हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ। पर जब सॉल्यूशन के अंदर 5 × 10⁻² ग्राम जितना डिसॉल्व हो रहा हो तो उस समय हमारा प्रेशर कितना रहेगा। चलिए, ये वाला इक्वेशन मैंने कराया था कि जब दो डिफरेंट प्रेशर हो और सॉल्युबिलिटी दे रखी हो तो आप क्या करते थे। तो आपको अगर याद हो तो मैंने ये वाला इक्वेशन कराया था, m1 अपॉन में m2, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2। जिसने नहीं देखा लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, m1 मिल गया हमें। मान लेते हैं जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, तो अब जो हमारा m1 है वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो m1 हमारी सॉल्युबिलिटी पहले वाले सॉल्यूशन की और m2 हमारी सॉल्युबिलिटी सेकंड वाले सॉल्यूशन की। जो प्रेशर है वो पहले वाले सॉल्यूशन के लिए 1 बार है, दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो m1 जो है वो हमें दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम्स अपॉन 5 इंटू 10⁻² ग्राम इज इक्वल टू, ये है 1 बार और ये हमें पता नहीं। तो P2 को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, ये 10⁻² से 10⁻² कट गया, ये इस तरफ आ गया, तो ये हो गया हमारा P2 इज इक्वल टू, ये आ गया पूरा इस तरफ उठकर, तो ये हो गया 5 अपॉन 6.56 इंटू में 1 बार। ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा तो जो आंसर आएगा वो बार के अंदर आएगा, तो वो आपका आंसर आएगा 0.762 बार। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.4 है। देखिए, ये मेंस के अंदर 3 बार पूछ चुके हैं इसको, जेई मेंस में ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, तो आप इसको देखिए ध्यान से। इफ N2 गैस कह रहा है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ वाटर, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ वाटर
at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? तो ये बोल रहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस को वाटर के थ्रू पास किया जाए 293 केल्विन पर, तो कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए, 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए। कह रहा है एज्यूम that N2 exert a partial pressure of 0.987 बार। तो ये कह रहा है कि जो N2 है वो वाटर की सरफेस पर 0.987 बार प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो है 76.98 किलो बार। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं और बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको के एच दे रखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो इक्वल है 76.48 इंटू 10⁻³ बार के, और आपको दे रखा है प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दे रखा है 0.987 बार। चलिए, एक चीज अच्छी है कि दोनों जो है वो यूनिट सेम है। तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तो हेनरीज लॉ जो था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यानी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन, उस जो सॉल्यूशन में अंदर डिसॉल्व हो गए वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो के एच इंटू काई ऑफ N2, तो यहाँ पे हमें के एच पता है, प्रेशर पता है, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, के एच आपको दे रखा था 76, जो कि डिवाइड में चला जाएगा इस तरफ आने पर, ऊपर क्या है, ऊपर प्रेशर ऑफ N2 कितना है 0.987, 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³ तो आपको मिलेगा, ये 10⁻³ ऊपर गया था, ये हो गया 10⁻⁻3, ये हो गया 10⁻⁻3, और आप इसको अगर करोगे तो ये आपको आएगा कुछ 0.0129 के आसपास, आपके पास ये आएगा 0.0129 के आसपास। दो डेसिमल को शिफ्ट करने पर ये हो जाएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5। चलिए, ये हो गए मोल फ्रैक्शन। पर हमें क्या करना है, तो हमें करना है मिलीमोल्स निकालने हैं, वो भी किसके, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के मिलीमोल्स निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मोल्स को मिली में कन्वर्ट कर लूँगा। तो वो कैसे निकालूंगा, तो हमारे पास है काई ऑफ N2, यानी कि मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, तो वो होगा मोल्स ऑफ N2 अपॉन में मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि दो ही है यहाँ पे हमारे, एक तो पानी है और पानी के अंदर नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हुई, तो नाइट्रोजन एंड पानी के मोल्स, मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। चलिए, तो नाइट्रोजन के मोल्स हमें निकालने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर 1 लीटर H2O मोल्स जो हो गए वो हो गए 55.55 मोल्स। आप निकाल भी सकते हो, जैसे आप कर दो 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर 1 ग्राम के बराबर, उसको डिवाइड कर दो 18 से, तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट 55.55 आएगा। मैंने वेट अपन में मोलर वेट कर दिया। चलिए, तो इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो नाइट्रोजन के जो हमारे मोल फ्रैक्शन है वो कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, अब ये जो है इसमें मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा मोल्स ऑफ N2 है वो वेरी लेस है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस कंपेयर टू मोल्स ऑफ H2O, जिसकी वजह से मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू H2O। तो ये हो गया 55.55, ये 55.55 उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उस तरफ ले जाके जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको ये मिलेगा 1.29 इंटू में 10⁻⁻5 इंटू 55.55, जो कि इक्वल आएगा मोल्स ऑफ N2 के। तो यहाँ से मोल्स ऑफ
N2 क्या निकल के आएंगे, तो मोल्स ऑफ N2 यहाँ से निकल के आएंगे, ये इस तरफ लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ N2 निकल के आएंगे आपके कुछ 7.16 इंटू में 10⁻⁻⁴ मोल्स। चलिए मोल्स तो आ गए, अब मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिली मोल्स जो होता है, 1 मिली मोल्स हमारा सॉरी 1 मोल जो होता है, 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू 1000 मिली मोल्स होता है। चलिए रिलेशन आ गया, तो अब क्योंकि मुझे मोल्स निकाल कर मिनी मोल्स लगाना है, तो रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ पहले, ये 1000 मिलीमोल्स अपॉन में 1000 मिलीमोल्स, उसी वाले रिलेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने उसको निकाल दिया। 1000 मोल्स मिलीमोल्स और यहाँ से मोल कट जाएगा, तो ये जो है ये 10⁻3, ये 10⁻⁻⁴ कट जाएगा, तो ये जो है आपका निकल के आएगा कुछ 0.716 मिली मोल्स। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है H2S a toxic gas, H2S a toxic gas is toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis. Qualitative analysis, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, तो कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपको कह रखा है कि एक टॉक्सिक गैस है हमारी H2S, जो जो कैसी स्मेल रखती है, जो रोटन एग की स्मेल रखती है। तो वो जो रोटन एग की स्मेल रखने वाली गैस है उसका यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अगर सॉलिबिलिटी ऑफ H2S पानी के अंदर STP पर 0.195 मिली मोल्स है, 0.195 मोलल है, तो कैलकुलेट करें हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। चलिए अब देखिए, अब हमें दे क्या रखा है, तो हमें सिर्फ सॉलिबिलिटी दे रखी है, वो भी किसमें, मोलालिटी, यानी हमें इन शॉर्ट मोलालिटी दे रखी है 0.195 मोलल। तो सर हमें तो सिर्फ क्या दे रखा है, मोलालिटी। पर हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए रिलेशन के अंदर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू के एच इंटू में काई। तो प्रेशर हमें पता नहीं है, पर एसटीपी कंडीशन आपको दे रखी है। तो एसटीपी कंडीशन पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जब एसटीपी कंडीशन लिखी हो तो प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल होता है, और अगर न्यू एसटीपी है तो प्रेशर किसके इक्वल होगा, तो प्रेशर हमारा 1 बार के इक्वल होगा। और ओल्ड एसटीपी अगर है तो प्रेशर को बार में लिखने के लिए आप लिखोगे 0.987 बार, क्योंकि एक एटीएम 0.987 बार के बराबर होता है, ये 1 एटीएम के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगर ओल्ड एसटीपी है तो ये लिखना है, अगर न्यू एचटीपी है तो एक बार या फिर 1.01 1.015 एटीएम, या तो ये लिखिए, ये दोनों रिलेशन है, एक बार और एटीएम में रिलेशन, और ये बार और ये भी बार और एटीएम में रिलेशन है। चलिए तो एसटीपी कौन सा ले रहे हैं, तो आप चाहे तो ऊपर वाला एसटीपी भी ले सकते हैं या न्यू एसटीपी भी ले सकते हैं। चलिए वो तो हम आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच करेंगे। चलिए तो हमें मोलालिटी दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कि एक मोलल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि एक मोल सल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या है, तो सॉल्वेंट हमारा है वाटर। तो ये आ गए। चलिए अब क्या करेंगे, तो मैं मान लूँगा 1 मोलल का मतलब 1 मोल सल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर, तो 0.195 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि 0.195 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई, क्या, वेट ऑफ वाटर पता चल गया, जो कि कितना है, वेट ऑफ वाटर जो है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और जो मोल्स ऑफ
H2S है वो भी पता चल गए, कितने हैं हमारे मोल्स ऑफ H2S, 0.195। अभी अभी हम ऊपर कैलकुलेट करके आएंगे, जब 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम वाटर रहेगा तो उस टाइम पर 1000 ग्राम वाटर के टाइम पर मोल्स ऑफ H2O क्या रहेगी, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो 55.55 ही आएगा। तो यानी कि ये मोल्स ऑफ H2O 55.55 आ गए। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। जी बिल्कुल, तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा मोल फ्रैक्शन H2S के लिए निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.195, 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55, तो यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा 0.0035, या फिर लिख दो 3.5 इंटू 10⁻⁻3। चलिए, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अब प्रेशर, प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, प्रेशर आप क्या लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको आंसर बार में लाना है तो आप बार वाला रिलेशन यूज करेंगे, एटीएम में लाना है तो एटीएम वाला। तो क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पीछे जो सोल्यूशन है उसके अंदर बार में दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, बार में निकालेंगे। तो चलिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू में काई, के एच निकालना है, प्रेशर हम क्या लेंगे 0.987 बार, क्योंकि 1 एटीएम 0.987 बार के बराबर होता है, याद रखना। यानी कि ये ओल्ड एसटीपी पर ही हमने लिए रखा है, पर प्रेशर को बार में कन्वर्ट करके। चलिए, तो के एच इंटू में काई कितना है, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻3। तो के एच इज इक्वल टू 0.987 बार अपॉन में 3.5 इंटू 10⁻⁻3, ये -3 ऊपर चले गए तो ये आएगा +3, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा कुछ 0.282 के आसपास इंटू 10⁻3। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 282 बार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।